हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी? एन्जॉइंग? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, एन्जॉय करना चाहिए। टुडे बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में आता है। आगे के टॉपिक्स के हिसाब से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है, और जब हम फोर्स को क्लियरली समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन पर जा सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि फोर्स क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। ये फोर्स कैसे समझा जाए, ये क्या चीज होती है। प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। यू हैव स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन, देन रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आया था, इट वाज द एक्सेलरेशन। करेक्ट? इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, दैट्स said to be in accelerated motion. After that you have discussed something about equations of motion, some graphical interpretation of that motion, and finally the uniform circular motion. Correct? We were discussing all these things. ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। लेकिन हमने एक बात पे कभी ये ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर क्यों रहा था। या मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, देन व्हाट इज दैट कॉज which is actually behind that change in the state of rest or motion, or change in the direction, or change in the magnitude of the speed. What is that reason behind it? That is actually force. In general, force है क्या? फोर्स ना बेसिकली इट इज एक तरीके से कह सकते हैं, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज. When two bodies interact each other, they will try to influence them. और ये जो इन्फ्लुएंस होता है ये सेवरल फॉर्म में हमें नज़र आ सकता है। ज़रूरी नहीं है सभी नज़र आए, उनमें से कुछ हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरेक्शन होता है तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ये इंटरेक्शन फोर्सेस हैं। हाँ, हाउ कैन वी क्रिएट दीज इंटरेक्शन? इनका कुछ आइडिया तो आपको 8th क्लास से भी मिला हुआ है। हमने 8th क्लास में फोर्स को पढ़ा है कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। यहां हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी पुश समथिंग और व्हेन वी पुल something, then we are applying force on it. मैं exactly ये नहीं कह रहा हूं कि वो force push या pull force है, but if we are pushing something or we are pulling something, then definitely we are applying force on it. इस तरीके से हमने पढ़ा है। चलिए अगर हम बात इसी की करें, हम पीछे से ही अपने आप को लिंक करते हैं। हमने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे। हम क्या करेंगे? हम उसको आगे बढ़ाएंगे, बैक लेंगे, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ये सभी जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं पुश और पुल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हम बेसिक शुरुआत जब करते हैं तो यहीं से करते हैं कि अ फोर्स इज अ पुल और अ पुश। होता ये दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन ही है, ठीक?
लेकिन इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन यहीं से आती है कि व्हेन एन एजेंसी इज पुशिंग और पुलिंग ऑन अनदर एजेंसी, then we say that first agency is applying force on second agency. अब यहां फिर क्वेश्चन होता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी? अब देखिए, जब फोर्स लगाने की बात आती है तो ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये एक पार्टिकल भी हो सकता है, ये एक एनिमल भी हो सकता है, ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हमने क्या किया है, वी आर यूजिंग अ जनरल टर्म एजेंसी फॉर ऑल देम। अब एजेंसी ने पुश किया, अब एजेंसी में बी एन एनिमल, मे बी एयर, मे बी वाटर, मे बी ह्यूमन बीइंग, मे बी सम मशीन। So when we say an agency is pushing or pulling another agency, then actually first agency is applying a force on second. लेकिन अब फिर यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है, सॉरी, मुझे कैसे पता लगेगा कि किसी एक एजेंसी ने किसी दूसरी एजेंसी पर फोर्स लगाने की कोशिश की है या लगाया है फोर्स? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, मुझे कैसे पता लगेगा? तो याद रखिएगा, जब हम कहते हैं फोर्स इज अ पुश और अ पुल, तो हम यहां कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि पुश हुआ या पुल हुआ? अगर एक एजेंसी किसी दूसरी एजेंसी पर फोर्स लगा रही होगी तो उस दूसरी एजेंसी में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जरूर क्रिएट होंगे। हो सकता है मुझे वो दिखाई ना दें, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो क्लियरली ऑब्जर्वेबल होंगे, हो सकता है मैं नेकेड आइज से उनको ऑब्जर्व ना कर पाऊं, लेकिन होंगे, ये डेड श्योर है। अगर हो ही नहीं रहे हैं तो फिर फोर्स नहीं लगा, लेकिन अगर फोर्स लगाया गया है तो वो चेंजेस होंगे, जिनमें से कुछ तो बहुत क्लियरली ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि ऑब्जर्व ना भी हो। ठीक, दोनों चांसेस पॉसिबल हैं यहां पर। लेट वी सी व्हाट शुड वी डू। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो कौन से इफेक्ट हैं जो मुझे ऑब्जर्व होंगे अगर कोई एक एजेंसी किसी दूसरी एजेंसी पर फोर्स लगा रही है। तो पहला क्या है, इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। इट स्टेट में बी रेस्ट और मोशन। व्हाट डज इट मीन? देखिए, मान लीजिए एक एजेंसी किसी दूसरी एजेंसी पर फोर्स लगा रही है और जो सेकंड एजेंसी है, सपोज इट इज एट रेस्ट, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ऑब्जेक्ट यानी सेकंड एजेंसी जो इनिशियली रेस्ट पर थी, उसकी स्टेट चेंज होकर के रेस्ट से मोशन में आ जाए। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फोर्स लगाने पर रुकी हुई एजेंसी मूव करना शुरू कर सकती है। I simply mean to say, after applying a force, if an object at rest may be in motion. यह भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा है, हमने उस पर फोर्स लगाया और तब उसकी जो स्टेट, जो इनिशियली इट वाज द स्टेट ऑफ मोशन, इट में चेंजेस इनटू द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट रुक जाए। कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगाने पर रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल सकता है, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट मे एट रेस्ट, इट मे बिकम एट रेस्ट। लेकिन ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपने फोर्स की डायरेक्शन किधर लगाई है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स मान सकते हैं, जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स लगाएंगे पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे।
किसी और डायरेक्शन में भी कर सकता है, इट मे ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको आपने रोक दिया, और फिलहाल मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मोशन इज ना स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन से उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो जो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो नेसेसरीली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो मेरी समझ में आ गया कि फोर्स पुश और पुल है जो एक एजेंसी दूसरी एजेंसी पर लगाती है, और अगर ये फोर्स लगाया गया है तो कुछ इफेक्ट्स जरूर जनरेट होंगे, जिनमें पहला इफेक्ट है कि हो सकता है फोर्स लगाने पर एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाए या चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाए। आप रिवर्स भी कह सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ था, सपोज इट स्टार्ट्स मूविंग, देन नेसेसरीली अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। And if an object was previously in motion and now it is at rest, then definitely you can say a force must be applied on it. That is why it is changing its state of motion to state of rest. Is that clear? Now what is the second case? Second case हो सकता है change in magnitude of velocity. इसका क्या मतलब है, इसे भी समझिए। यह हमेशा जरूरी नहीं होता कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगाने पर वो रुकी जाए। कई बार क्या होता है, वो रुकता नहीं है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इट डिक्रीजेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मींस उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मींस स्पीड, वो कम है, और जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई किया गया उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और यू में से इट्स स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूविंग हो जाए, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूविंग हो जाए। ठीक, यहां पर भी ये कंडीशन है कि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में तभी कन्वर्ट होगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज along the direction of the movement of that particle. In the same manner, if an object is decreasing its velocity, then it simply means that the direction of the force applied on that object must be opposite to the direction of the motion of that object. Again, we are considering that object is moving in a straight line. तो हमने ये बात समझ ली कि फोर्स लगाने पर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग हो सकते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो मूविंग हो सकते हैं। यह भी फोर्स का एक इंपैक्ट है। दोनों बातें हैं, हम फोर्स लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, हमने ऑब्जर्व किया कि एक स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है, इट सिंपली मींस उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। या अगर एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता चला जा रहा है, देन इट सिंपली मींस उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, वो जिस तरफ चल रहा था अब वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। फोर्स लगाने से उसके मूवमेंट की जो डायरेक्शन थी, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, वो चेंज हो गई। आपने देखा होगा किसी भी गेम में, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आर द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। मैं इस बात की यहां गारंटी नहीं ले रहा कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, हो सकता है ये भी हो,
ऐसा नहीं है कि फोर्स अगर ये मान लीजिए ये इफेक्ट दिखा रहा है तो इसको नहीं दिखा सकता, वो दोनों इफेक्ट को भी दिखा सकता है, वो एक इफेक्ट को भी दिखा सकता है, वो एक से ज्यादा इफेक्ट भी शो कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे। ठीक, इट मे ऑल्सो पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में भी चेंज होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कहना चाहिए, स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज होता है। हालांकि यह भी एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने फोर्स को जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, बाद में हम इसको और टेक्निकली भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैंने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया कि वो जिस तरफ मूव कर रहा है, जो भी उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ठीक उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मैंने मान लीजिए अप्लाई कर दिया। ये वो केस होता है, ये वो सिनेरियो होता है जिस समय मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, वेलोसिटी बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगी उस सिनेरियो में। चेंज किस में आएगा? चेंज आएगा केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन में। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी तो नहीं समझेंगे, फिलहाल इस चैप्टर में पूरे में नहीं समझेंगे, बट समझ में आ जाएगा आपके। आई विल एक्सप्लेन यू एट द टाइम, जब भी इसका सूटेबल टाइम होगा आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन ये याद रखिएगा कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होता है। ऐसा देखना कि केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो, ये यही सीन है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द फोर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रोवाइडेड देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन हो भी तो भी वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तीसरा केस है। अब फोर्थ केस क्या है सर? फोर्थ केस है चेंज इन शेप। यह भी हो सकता है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करूं और इन तीनों में से कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसे सीन में नेसेसरीली कंपल्सरीली जो शेप होगी ऑब्जेक्ट की वो जरूर चेंज होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, मैंने एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, व्हाट विल हैपन? क्या बॉल रुकी हुई से चलना शुरू कर देगी? नो। जब चल ही नहीं रही तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होने का मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो रहा है, वो बॉल कंप्रेस होती जा रही है, और कंप्रेस होने का मतलब क्या है? इट इज चेंजिंग इट्स शेप। मैंने एक स्प्रिंग को दोनों साइड से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच किया, आप कह सकते हैं सर उसके पार्टिकल्स आर डिस्प्लेसिंग, यू आर राइट, लेकिन अभी हम उतना नहीं ले रहे, अभी हम इतना माइक्रोस्कोपिक व्यू पे नहीं जा रहे, अभी हम एज अ होल बात कर रहे हैं स्प्रिंग की। तो जब हम एज अ होल बात करते हैं तो स्प्रिंग मूव नहीं कर रही, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन। ठीक, यहां दूसरी बात आती है, आप कहेंगे नहीं सर उसके पार्टिकल तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना तो एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक, अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हम जब फोर्स का कॉन्सेप्ट करते हैं देन इट इज स्ट्रिक्टली मेंशनिंग फॉर अ पार्टिकल, नॉट फॉर अ लार्जर ऑब्जेक्ट। और अगर हम उसको लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन लॉस को या फोर्स के इन सिनेरियो को, तो हमें उस लार्जर पॉइंट के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना होगा कि जब हम उस पॉइंट पर फोर्स लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल ये माने कि उनके ऊपर वही फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसे आप 11th ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है, या तो हमें उसे मान लेना होता है, इफ वी हैव अ लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट तो हम उसके सेंटर ऑफ मास पर उस फोर्स का एप्लीकेशन मानते हैं।
अदरवाइज अगर अभी, क्योंकि 9th क्लास में तो हम सेंटर ऑफ मास से अच्छी तरह से फैमिलियर नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, तो यहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल है। तो स्प्रिंग जैसे केस में जब हम कहते हैं हमने स्ट्रेच किया, पार्टिकल्स आर चेंजिंग, तो इट इज अ लार्जर ऑब्जेक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स। तो ऐसे में हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट की बात करते हैं। और जब आप दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लगा करके, इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, देन एक्चुअली देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे समय में ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट से मोशन में नहीं आया, मोशन से रेस्ट में नहीं गया, वेलोसिटी में चेंज भी नहीं हुआ और न डायरेक्शन में चेंज हुआ, लेकिन फोर्स तो लगाया है हमने। ऐसे सिनेरियो में देयर विल बी अ चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं आप? तो ये चेंज होता है ऐसे में शेप में, और तब हम इसके इन्फ्लुएंसेस को समझते हैं। बात समझ में आई है आपकी? ठीक, चलिए। तो ये फोर्स के हमें 4 इंपैक्ट नजर आए। अच्छा, एक काम करना, सोचना और मुझे बताना, मैंने फोर्स लगाया वॉल पर, दीवार पर, इन चारों में से क्या होगा? आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन वॉल, विच ऑफ द केस इज ट्रू देयर? ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ब्रॉडली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है कांटेक्ट फोर्सेस और सेकंड कहलाते हैं फील्ड फोर्सेस या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। पहले कांटेक्ट फोर्सेस को समझते हैं। मान लीजिए मुझे स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, ठीक? अगर मुझे स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है तो यह जरूरी है कि मेरी मसल्स, मेरे हैंड्स उस स्प्रिंग के टच में आए। जब तक मेरे हाथ, मेरी मसल्स उस स्प्रिंग के टच में नहीं आएंगे, आई कैन नॉट स्ट्रेच दैट स्प्रिंग। या मान लीजिए मुझे कंप्रेस करना है किसी बॉल को, तब भी जब तक वो बॉल मेरे हाथों के कांटेक्ट में नहीं आएगी, आई कैन नॉट कंप्रेस देम। ठीक? तो ऐसा देखा गया है कि इस नेचर में कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं या इंटरैक्शन तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन 2 एजेंसीज कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तभी उस पर्टिकुलर टाइप के इंटरैक्शंस हो पाते हैं, या कहिए उस पर्टिकुलर टाइप के फोर्सेस अप्लाई हो पाते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो तभी एप्लीकेबल हैं व्हेन 2 एजेंसीज कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट टू ईच अदर, दे आर एक्चुअली कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। इसका बहुत शानदार एग्जांपल हमारे मस्कुलर फोर्सेस हैं। हमारे मस्कुलर फोर्सेस किसी दूसरे पर तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में उस पर आ जाएं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का अपोजिशन करता है, वो भी तभी एप्लीकेबल है जब 2 बॉडीज, 2 सरफेसेस डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हों। अदरवाइज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग सकता। वैक्यूम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा टेंशन, जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेसेस जो क्रिएट होती हैं, ये टेंशन्स हैं। ये टेंशन्स भी कांटेक्ट फोर्सेस ही हैं। स्ट्रेच्ड रबर, ये सब चीजें। तो ये जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ये कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। लेकिन फोर्सेस फील्ड फोर्सेस भी हो सकते हैं या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं। आप एक मैग्नेट लीजिए, उसके पास दूसरी मैग्नेट लेकर आइए, क्या होगा?
या तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पोल्स। अगर आपने अपोजिट पोल एक दूसरे के नियर बाई ले आए तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अगर आप लाइक पोल्स ले आए तो रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों मैग्नेट डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती। मान लीजिए एक ये मैग्नेट है मेरे पास, एक मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है। नाउ दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट, बिकॉज अनलाइक पोल्स आर नियर टू ईच अदर, बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इवन देन दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये ऐसा कैसे कर पा रही हैं? एक बात तो मेरी समझ में आ रहा है कि बिना टच करे हुए ये फोर्स तो लगा रहे हैं, इसका मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस तो हैं। लेकिन इस मैग्नेट को कैसे पता लग रहा है कि यहां पर कोई दूसरी मैग्नेट है? ये लिविंग तो है नहीं कि इसने आंखों से देख लिया दूसरी मैग्नेट आ गई अट्रैक्ट हो जाओ। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो मैग्नेट्स होती हैं ये अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन जनरेट करती हैं कि उस रीजन में जब कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट आता है देन दे विल स्टार्ट टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये जो रीजन बने हैं दोनों मैग्नेट के चारों, ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन है। इन रीजंस को हम बोलते हैं फील्ड्स। अगर मैग्नेट ने क्रिएट किए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही दो चार्ज होते, आपको पता है भाई कि चार्जेस भी बिना टच करे हुए एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। they can attract or they can repel each other. It is again non-contact forces, लेकिन वो भी इसलिए है क्योंकि चार्जेस अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करते हैं। जो मैग्नेट अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करते हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। जो चार्ज अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून विदाउट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सन को भी कर रही है। एप्पल वाला किस्सा तो सभी ने सुना है न्यूटन का। अर्थ भी बिना टच करे हुए फोर्स लगा सकती है, इसका मतलब अर्थ भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करती है। और अर्थ क्या कहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट जिनमें मास है दे ऑल डू दैट। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसमें मास है बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए फोर्स अप्लाई कर सकता है उस पर। हालांकि वो फोर्स रिपल्सिव कभी नहीं होता, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। तो यहां अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अर्थ भी अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करती है? आंसर है यस, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम जिन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ते आए हैं जूनियर क्लासेस में, और हम कहते हैं बिना एक दूसरे को डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए भी फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि चाहे मास पार्टिकल्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक चार्जेस हों, चाहे मैग्नेट्स हों, दे ऑल क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड देम। और उनके नाम हम फील्ड के देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ऑब्जेक्ट में मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसीलिए हम कई बार क्या सही करेक्ट नेम तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फील्ड फोर्सेस ही है। ठीक, तो फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं, फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, इस वीडियो को काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, उनके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, और उसके बाद फिर हम फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पर आ जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।